नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको निशान लगवाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियाँ। ठीक है भाई, टेलीग्राम को आप हमारे को ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत स्थानीय शिक्षण के लिए क्या किया जाता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण किया जाता है। क्लियर। जेंडर शब्द को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम सालिंगी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सालिंग। भारतीय समाज में पारिवारिक सत्ता किस प्रकार की है? तो वो पितृसत्तात्मक समाज है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग को दलित वर्ग माना जाता है? तो शूद्र वर्ग को दलित माना जाता है। वैदिक काल में वर्ग व्यवस्था कैसी थी? कर्म के आधार पर थी। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हुई, कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। मानव में जाति निर्धारित किससे होती है? जन्म से ही होती है। ओके भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था की पवित्रता एवं अपवित्रता का आधार क्या है? धार्मिक कर्मकांड है। ओके। जाति व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बंध व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों का सामाजिक विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? 3 से 4 महीने में हो जाता है। मानवीय संबंधों की पर्याप्त जानकारी किस विषय के माध्यम से प्राप्त होती है? तो वो होती है सामाजिक अध्ययन से प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं थोड़े आगे अगले प्रश्नों पर। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किस स्तर पर करवाया जाता है? तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर करवाया जाता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य के बालक की समझ को समाज से जुड़े प्रत्येक विषय के रूप में विकसित करना, ये इसकी आवश्यकता थी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, जेंडर भेद का आधार बताइए। तो जेंडर भेद का आधार है सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। सेक्स व जेंडर में क्या क्या भिन्नता है? सेक्स या लैंगिक भिन्नता प्रकृति प्रदान है, जबकि जेंडर विभिन्नता मनुष्य की सोच है जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन है, जाति को परिभाषित कीजिए। एक आनुवंशिक संगठन के रूप में जाति एक वंद वर्ग है जो समाज में एक समान रक्त संबंधों से बना हुआ है, वो जाति कहलाती है। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार जाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार भारतीय जाति प्रथा एक जटिल संस्था है जो संस्थागत व्यवहार में चारों ओर से प्रतिबंधित है। उसके बाद मकाईवर व पेज के अनुसार जाति को परिभाषित कीजिए। तो देखो, किसी व्यक्ति की जाति जीवन में उसके कार्यों को निश्चित करती है। यह केवल इतना ही नहीं करती बल्कि वह क्या कार्य करेगा उसकी बल हाँ, यह केवल इतना ही निश्चित नहीं करती कि वह क्या कार्य करेगा, बल्कि उसकी दिनचर्या को भी सुनिश्चित करती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए, जाति और वर्ग में क्या अंतर है? तो जाति एक सामाजिक संरचना है, तो वर्ग धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। और आगे समझ में। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 30 क्या बात करता है? तो अनुच्छेद 30 में व्याख्या की गई है धार्मिक संस्थान बनाने की। भारतीय अल्पसंख्यकों को शिक्षा के प्रसार करने की आज़ादी देता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमूर्त ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो बच्चों के सामाजिक विकास और सामाजिकरण के लिए अमूर्त का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त चिंतन को परिभाषित कीजिए। अमूर्त से तात्पर्य है कि जो साकार नहीं है, सामने नहीं है, अर्थात जब विचार व चिंतन शक्ति का विकास होता है तो बालक उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, उन पर तर्क वितर्क करना है, वही क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मूर्त ज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो देखेंगे, प्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान और उनकी उपयोगिता ही क्या है? मूर्त ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं अति लघुतात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, हमारे संविधान में 25वां अनुच्छेद सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने विचारों के प्रकाशन, व्यवहार करने और धर्म के प्रचार करने की उस सीमा तक स्वतंत्रता प्रदान करता है जिस सीमा तक सार्वजनिक संस्था, नैतिकता और अन्य नागरिकों की ऐसी स्वतंत्रता की बाधा नहीं पहुंचाती हो। अनुच्छेद 30 धार्मिक संस्था बनाने, भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा का प्रसार करने की आज़ादी देता है। ये संवैधानिक प्रावधान राज्य के सभी धर्मों की समानता पर जोर देते हैं। राज्य किसी धर्म या विशेष के पोषण संरक्षण के लिए कार्य नहीं करता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन राज्य को यह अधिकार अवश्य है कि न किसी धर्म के नाम पर कुरीतियाँ या कुप्रथाओं को रोकने के लिए कानून बना सकता है, जैसे नरबलि, पशुवध। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे विद्यार्थियों को धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो हमारा देश धार्मिक बहुलता वाला देश है। सभी धर्मों की उपासना और पूजा के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय चल रहा है जब धार्मिक सांप्रदायिकता ने भारतीय समाज पर प्रभाव डाला। अभी भी समय समय पर देश के कुछ भागों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है।
संविधान के उद्देश्यों में इसलिए धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था है कि संविधान द्वारा भारतीय समाज के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दृष्टि से कक्षागत शिक्षण की चुनौतियां इस परिवेश के साथ जुड़ी जाती हैं। अतः यह आवश्यक है कि विद्यार्थी यह जाने कि अलग अलग धर्मों के उद्देश्य क्या हैं, उनके विश्वास की संरचना क्या है। इससे पारस्परिक समझ पैदा होगी और विभिन्न धर्मों में विद्यार्थी उस दृष्टिकोण को आत्मसात करने में सफल होंगे और उनके लिए आवश्यक भी है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था एक वंशानुगत व्यवस्था है, कैसे? तो जाति व्यवस्था में जन्म से ही निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में जन्म लेता है। जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होती। जातिगत नियम कठोर होते हैं। प्राय एक जाति वाले व्यक्ति अपनी ही जाति में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यद्यपि वर्तमान में पाश्चात्यकरण के कारण अंतर्जातीय संबंध भी होने लगे हैं, परंतु सामाजिक स्तर पर अंतर्जातीय विवाह संबंधों को जातिगत नियमों के अनुसार मान्यता नहीं दी गई। पारंपरिक तौर पर जाति अपने ही व्यवसाय से जुड़ी रहती है, इसलिए जाति व्यवस्था एक वंशानुगत व्यवस्था कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, जाति और वर्ग व्यवस्था में अंतर क्या है, उदाहरण से बताइए। तो देखो, वैवाहिक संबंध के आधार पर जाति अंतर्विवाही समूह होते हैं, वर्गों में ऐसा कभी नहीं होता। निर्माण के आधार पर जाति के निर्माण का आधार जन्म है, जबकि प्राय वर्ग आर्थिक स्थिति के आधार पर बनते हैं। व्यवसायों में निश्चितता भी हो सकती है। जातियों में परंपरागत व्यवस्था निश्चित होते हैं, जबकि वर्गों में ऐसा नहीं है। इसके इतर एक व्यवसाय करने वाले विभिन्न जाति समूह के लोग भी एक वर्ग में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जाति बंधनों का है, जबकि वर्ग स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये इसमें अंतर हो गया। अगला आपको क्वेश्चन पर निशान लगाना, देखिए, विद्यार्थी के सामाजिकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। एक प्रश्न आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई, देखिए, विद्यार्थी के सामाजिकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। विद्यार्थी के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालय संस्थाओं में बच्चा प्रमुख रूप से गुरुजनों, पाठ्यपुस्तकों का, साहित्य तथा कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। अपने विद्यार्थी जीवन में कोई ना कोई अध्यापक उसका आदर्श अवश्य होता है, जिसके अनुरूप वह अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। अध्यापकों के विचारों, आचरण, रहन सहन के ढंग वह अपनाने को प्रयास करता है। कक्षा या छात्रावास के सहपाठियों से वह निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। देश विदेश के सामाजिक संस्कृति के बारे में जानकारी, ज्ञान विद्यालयों से प्राप्त करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास विद्यालय में होता है, इसलिए अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर अपने छोटे प्रश्न खत्म होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को मैं मॉडल पेपर में बता दूंगा उनको। धन्यवाद।